नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 अगस्त 2025, दिन शनिवार और आज की हिंदी तिथि है सप्तमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज ही के दिन सन 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। इस संगठन का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की सोच से हुआ था, जो डोमिनियन स्टेट्स नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इस लीग ने कांग्रेस की नरम नीतियों का विरोध किया और जनता में आजादी के लिए जागरूकता फैलाई। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा से भारत जापान रिश्ते और मजबूत हुए हैं। टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिदा से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अगले 10 सालों के लिए आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे तकनीक, निवेश और रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जापान के टोक्यो में 15वें इंडिया जापान समिट में शामिल हुए। यह उनकी जापान की 8वीं यात्रा है। यहाँ दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक, रक्षा और शिक्षा पर गहन चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत जापान साझेदारी केवल दो देशों की नहीं बल्कि पूरे एशिया की प्रगति का मार्ग है। इस दौरे से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, स्टार्टअप सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी मजबूती मिलेगी। टोक्यो में आयोजित बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत का विशाल आकार मिलकर एक विकसित भारत की नींव रख सकते हैं। मोदी ने युवाओं, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को इस साझेदारी में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जापान भारत रिश्ते केवल आर्थिक नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की साझेदारी हैं। यह बयान निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का एक खास पल रहा जब उन्हें टोक्यो के मंदिर में पारंपरिक दारुमा गुड़िया भेंट की गई। जापानी संस्कृति में यह गुड़िया संकल्प और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। मोदी ने इसे भारत जापान की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक रिश्ते का मजबूत प्रतीक बताया। बिजनेस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान रिश्ते को स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों मिलकर न सिर्फ आर्थिक तरक्की करेंगे बल्कि एशिया को भी नया नेतृत्व देंगे। मोदी ने इस रिश्ते को 21वीं सदी की एशियाई सदी का आधार बताते हुए साझा समृद्धि और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। मोदी की जापान यात्रा में निवेश की बड़ी खबर सामने आई है। जापानी कंपनियां भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 अरब डॉलर का निवेश कर सकती हैं। यह निवेश सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खनिज और हाईटेक प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगा। इस डील से भारत की तकनीकी क्षमता और रोजगार के अवसरों में बड़ा इजाफा होगा। टोक्यो में मोदी और जापानी पीएम ने ज्वाइंट विजन 2035 जारी किया। इसमें अगले 10 सालों के लिए सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और मानव संसाधन विकास पर फोकस किया गया है। दोनों देशों ने निजी निवेश का लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन रखा और 5 लाख लोगों के आपसी आदान प्रदान की घोषणा की। इससे भारत जापान सहयोग को लंबी दिशा मिलेगी। भारत और चीन के रिश्तों में सालों बाद नरमी दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन रवाना हुए हैं। सीमा विवाद और लंबे तनाव के बाद यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच उड़ानों की बहाली, व्यापारिक संबंध और कूटनीतिक बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उठा था। इस विवाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और सभाओं में मर्यादा पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबरें आई हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव के बीच भारत चीन नजदीकी बढ़ा रहे हैं। मोदी की चीन यात्रा में उड़ानों की बहाली, व्यापारिक समझौते और दुर्लभ खनिज सप्लाई पर सहमति बनी है। यह एशिया में आर्थिक संतुलन को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। मोदी का यह दौरा एशिया राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद कम करने और भरोसा बढ़ाने पर चर्चा की। बीते महीने में दोनों देशों ने सीमा गश्त समझौता और फ्लाइट सेवा बहाल जैसी पहल की थी। इस दौरे से एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैक्स बढ़ाए जाने के बाद भारत ने नई योजना बनाई है। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अब देश निर्यात में विविधता लाएगा और घरेलू मांग को मजबूत करेगा। यानी भारतीय कंपनियां सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगी। सरकार चाहती है कि देश का अपना बाजार भी मजबूत हो ताकि बाहर की राजनीति का असर कम हो। ये कदम भारतीय उद्योगों और रोजगार के लिए अहम माने जा रहे हैं। दोस्तों साफ है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने जापान से करीब 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 अरब डॉलर निवेश की अपील की है। इसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया है। मोदी का यह दौरा एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद किया। मोदी ने कहा कि ध्यानचंद ने भारत को खेलों में पहचान दिलाई और देश आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने खेल संस्कृति को मजबूत बनाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही। मोदी ने यह भी कहा कि भारत में खेलों को सिर्फ शौक नहीं बल्कि करियर के रूप में देखा जाना चाहिए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गर्व की खबर है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। वे अब वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक नीतियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह नियुक्ति भारत की वित्तीय शाख को और मजबूत करेगी। उर्जित पटेल का अनुभव और समझ आईएमएफ में भारत की आवाज को और प्रभावशाली बनाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर अब सरकार का बड़ा कदम आया है। राष्ट्रपति ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब ऑनलाइन गेम्स, ई स्पोर्ट्स और जुए को नियंत्रण में रखा जाएगा। खास बात यह है कि रियल मनी गेम्स यानी पैसे वाले गेम्स पर रोक लगाई जाएगी। वहीं ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर खेल का दर्जा मिलेगा। इस कानून का मकसद जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना और युवाओं को सुरक्षित रखना है। पीएम मोदी ने अपनी एशिया यात्रा की शुरुआत की, जिसका पहला पड़ाव जापान था। टोक्यो में पीएम शिगेरू इशिबा से मिले और दोनों ने अगले दशक के लिए सुरक्षा, ऊर्जा, मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में ज्वाइंट मिशन साझा करने का ऐलान किया। इसके तहत जापानी निजी निवेश को 10 ट्रिलियन येन तक बढ़ाने और लोगों के आदान प्रदान में 5 लाख तक वृद्धि करने की योजना है। क्वाड फ्रेमवर्क में यह साझेदारी चीन प्रभाव को संतुलित करने का भी हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर मौन रहने को अनुचित बताया। उन्होंने कहा, क्यों चुप है, डर गए क्या? और आगाह किया कि इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना था कि इस तरह के निर्णयों का सामना भारत को दृढ़ता से करना चाहिए और सरकार को स्पष्ट कदम उठाने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत चीन के साथ एक रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत संबंध मजबूत करने को तैयार है। वे मानते हैं कि यह साझेदारी विश्व के निर्माण और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कूटनीतिक संतुलन एशिया में वैश्विक शक्ति समीकरण को स्थिर बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।